आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट 16 है वो डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके जूनियर हाई स्कूल का एग्ज़ाम होने वाला है 17 अक्टूबर। उसके लिए अनिवार्य प्रश्न पत्र का मॉक टेस्ट है, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये जो मॉक टेस्ट है ये आपके घटना चक्र की टो सीरीज़ के मॉक टेस्ट हैं जो एग्ज़ाम में अच्छे मॉक टेस्ट माने जाते हैं। तो आप इन सब वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और बाकी की जो प्लेलिस्ट में वीडियो बना दी गई हैं उनको भी आप एक बार से ज़रूर रिवाइज कर लें। यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न हैं वो सीधे एग्जाम में मिलेंगे आपको, और करंट अफेयर्स भी आपकी साथ में तैयार होती रहेगी। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान को किसने हस्तलिखित किया था? यहाँ पे पूछा है भारतीय संविधान को किसने हस्तलिखित यानी लिखा था हाथ से, तो वो किसने किया ये काम? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजदा। ये इंपॉर्टेंट है, किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, प्रेम बिहारी नारायण रायजदा। नेक्स्ट है रानीगंज कोयला खान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो रानीगंज कोयला खान है ये भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रानीगंज दामोदर नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। और जो गोंडवाना लैंड तथा छोटा नागपुर का एक पठार है, और यहाँ पर वाणिज्यिक कोयले खनन की शुरुआत भारत में यहीं यहीं से की गई थी, यानी जो कमर्शियल माइनिंग स्टार्ट हुई थी कोयले की वो रानीगंज से ही हुई थी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा स्थान प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है वो है आपका 3 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है भीमबेटका। और यहाँ पे जो चित्र हैं वो रेड कलर और ब्लू कलर इसमें मिले हुए हैं, तो ये पूछी जाती है एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? द्वितीय बौद्ध समिति या संगति का आयोजन है वो हुआ था वैशाली में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, वैशाली। नेक्स्ट है निम्न में से सूफीवाद के सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो इनमें से कौन सा सूफी संप्रदाय था जो संगीत के विरुद्ध था? 5 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी नक्शबंदिया सिलसिला। यहाँ सूफी में बहुत सारे सिलसिले हैं, यानी अलग अलग तरीके के सूफी संत रहे हैं जिनकी कुछ विचारधाराएं वो अलग अलग रही हैं। तो जो नक्शबंदी सिलसिला था वो संगीत या समाज के विरुद्ध था, यानी संगीत को इस्लाम में ये लोग सही नहीं मानते थे, नक्शबंदी सिलसिले वाले। और इसकी स्थापना है वो की थी 14वीं सदी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने। और ये कट्टरपंथी यानी सबसे कट्टरवादी सिलसिला इसको माना जाता है, और इसने अकबर की नीतियों का विरोध भी किया था। नेक्स्ट है सिख गुरु को अकबर न- किस गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन है वो दान दी थी? ये इंपॉर्टेंट है, 6 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी रामदास ने 500 बीघा जमीन है वो रामदास को दी थी अकबर ने। और ये यहाँ पे एक प्राकृतिक तालाब भी था, और इसी पर अमृतसर का जो निर्माण है वो इसी जमीन पर है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है इनमें से कोई भी नहीं, राइट आंसर इसका हो जाएगा राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय को भारतीय नवजागरण का अग्रदूत, राष्ट्रवाद का जनक, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, आधुनिक भारत के पिता, नव भारत के बोर का तारा, भारतीय राजनीतिक क्रांति के अग्रदूत, नवीन भारत के संदेश भाग, ये सारी उपाधियां हैं वो राजा राममोहन राय से इम्पोर्टेंट है, संबंधित हैं। यहाँ पर राजा राममोहन राय ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इसमें से हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना है की गई थी, कहाँ पर की गई थी HRA की स्थापना? तो HRA की स्थापना हुई थी कानपुर में। कानपुर में कब? 1924 में, अक्टूबर 1924 को कानपुर में HRA की स्थापना की गई थी। संस्थापक इसके कौन थे? सचिंद्र सान्याल ये अध्यक्ष थे। बाकी सदस्य और शामिल थे वो थे राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद। और जब HSRA में ये कन्वर्ट हो जाएगा दिल्ली में, HSRA में 1929 में आई थिंक, और फिर इसमें जो भगत सिंह हैं वो भी शामिल हो जाएंगे। नेक्स्ट है चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? तो चंपारण में जो
कृषि जांच समिति बनाई गई थी, उनमें इनमें से कौन शामिल नहीं था पूछा है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुग्रह नारायण। बाकी FG स्लाई, DJ रीड और महात्मा गांधी ये सभी शामिल थे। और यहाँ पे ध्यान देना है, चंपारण कृषि जांच समिति बनी थी, उसमें गांधी जी भी शामिल थे। ये विभिन्न एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। बाकी में जे रीड और FG स्लाई शामिल थे। नेक्स्ट है आपका सवाल, निम्न में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहने वाले थे महात्मा गांधी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संविधान का संवैधानिक सलाहकार था? तो संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन था? 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, BN राव। ये संवैधानिक सलाहकार माने जाते हैं। नेक्स्ट है आपके लिए सवाल 12, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित संविधान हेतु गठित प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? यानी अंबेडकर समेत पूछा है इसमें, तो अंबेडकर समेत कुल कितने सदस्य थे? 12 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 7। कुल 7 सदस्य थे इसमें। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की उस उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो ये किया गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। ये संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत सबसे बाद में जोड़ा गया है? ग्राम ग्राम पंचायतों का गठन, गोवध निषेध, समान नागरिक संहिता, मुफ्त कानूनी सलाह। देखिए ये जो 3 हैं ये पहले से थे। जो मुफ्त कानूनी सलाह है इसको बाद में जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 39 क जोड़कर जो फ्री लीगल एड है वो प्रदान की गई है, तो ऑप्शन सी इसमें बाद में जोड़ा गया है। बाकी ग्राम पंचायतों का गठन है वो आर्टिकल 40 में है, गोवध निषेध है वो 48A में, समान नागरिक संहिता 44 में है, तो ये पहले से ही विद्यमान थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारत की लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाता है? तो इनमें कौन बुलाता है? बैठक को बुलाता कौन है? यहाँ पे शब्दों पे ध्यान देना है। तो राइट आंसर 15 का हो जाएगा आपका सही, ऑप्शन में ए, भारत का राष्ट्रपति। यानी संयुक्त बैठक को बुलाता राष्ट्रपति है, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो कौन सा चुनाव है जो निर्वाचन आयोग संपादित नहीं करता? लोकसभा का, राज्यसभा का, राष्ट्रपति का, ये स्थानीय निकायों का। 16 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निर्वाचन आयोग है वो स्थानीय निकायों का निर्वाचन है वो नहीं करवाता है, क्योंकि स्थानीय निकायों के निर्वाचन की जिम्मेदारी है वो राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल में है? तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा हो जाएगा? और ये हो जाएगा अब आपका 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर हो गया है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा। नेक्स्ट है, संविधानेतर अधिकार का अर्थ क्या है? संविधानेतर अधिकार यानी संविधानेतर यानी संविधान से इतर यानी संविधान से अलग वह शक्ति जो संविधान की सीमा का अतिक्रमण कर देती है। ऑप्शन बी इसमें दिया है, वह व्यक्ति जिससे संविधान के अंतर्गत असाधारण शक्ति प्राप्त हो। वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। वह अधिकारी जिसने आपातकाल की घोषणा होने पर राज्य की समस्त शक्ति निहित हो। तो 18 में आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है, यानी संविधान में उस शक्ति का उल्लेख नहीं है, संविधान से अलग कोई शक्ति है तो वो संविधानेतर अधिकार का पार्ट माना जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? तो ये भारत का औसत समुद्र तल है वो मापा जाता है चेन्नई से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चेन्नई। नेक्स्ट है, यमुना नदी का उद्गम स्थल है? तो यमुना नदी का उद्गम स्थल है वो है बंदरपुर हिमनद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 20 राइट आंसर ऑप्शन बी। ये यहाँ पर हिमनद आपका हो जाएगा यमुनोत्री, और बंदरपुर चोटी है यहाँ पर, वहाँ के पास से ये यमुना नदी है, ये आपकी निकलती है। नेक्स्ट आपका देखते हैं, चित्रकूट जलप्रपात है, ये कहाँ पर स्थित है? 21 का राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ के, ये बस्तर जिले में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पूछा हुआ है चित्रकूट जलप्रपात, ये बस्तर जिले में है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये 90 फीट ऊंचा है।
नेक्स्ट है 1818 में पहली सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्र में से शुरू हुआ था। तो पहला सूती वस्त्र कारखाना जो है वो कहाँ पर शुरू हुआ था? 22 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। पश्चिमी बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में पहला सूती वस्त्र कारखाना है वो लगाया गया था 1818 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है एक बाहरीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है। इसका जल में भार होगा। तो 200 ग्राम जल है वो गुब्बारे में भरा हुआ है और वह गुब्बारा आपका जल में रखा हुआ है। तो इसका भार अब कितना हो जाएगा जल का? 23 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 0, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं विद्युत विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा पर आधारित युक्ति है। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा पर आधारित युक्ति है वो है आपका डायनमो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 भारी जल को क्या कहा जाता है? तो D2O बोला जाता है भारी जल को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके नाभिकीय संयंत्रों से संबंधित इसका प्रयोग होता है D2O का। 25 में राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? तो सब शरीर का सबसे दृढ़ भाग जो माना जाता है 26 में आपका राइट आंसर हो जाएगा दंत वल्क। ऑप्शन बी दंत वल्क इज द राइट आंसर। 26 तो शरीर का सबसे जो भारी भाग है वो दंत वल्क यानी इनेमल भी जिसको बोलते हैं, जो दांत के शिखर पर अत्यधिक कठोर होता है। यह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट मुख्यतः इसमें अवयव होते हैं। नेक्स्ट है शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो लोहे की कमी से होने वाली बीमारी है, वेरी इजी सवाल है ये, रक्त क्षीणता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया है। तो ये कब किया गया, कहाँ पर? 28 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2003 में चेन्नई में। और अभी हाल ही में आर्द्रभूमि संरक्षण केंद्र है वो भी स्थापित किया गया है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वो कहाँ पर हुआ है। जो 2020 में स्थापित हुआ है, इम्पोर्टेंट है वो करंट अफेयर्स की दृष्टि से। नेक्स्ट है पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था कहाँ पर? रियो में, रियो दी जेनेरियो में 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन है वो किया गया था। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन की प्रक्रिया में बाधक कौन है? निम्न आय, निरक्षरता, बैंक शाखाओं का अभाव। तो ये सभी कारण है। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगर निम्न आय है तो वो तो वैसे ही सीधा सीधा कारण है। निरक्षरता है तो लोगों समझ नहीं पाते हैं। फाइनेंशियल जो इलिटरेसी है वो और भी ज़्यादा है तो वो और दिक्कत करती है। और बैंक शाखाओं का अभाव है तो जो फाइनेंशियल सिस्टम है देश का उसके साथ आम नागरिक है वो नहीं जुड़ पाता है। तो सभी कारण उसमें निर्धारित हो जाएंगे। नेक्स्ट है 31 निम्न में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? तो ग्रामीण भारत में गरीबी को दूर करने हेतु कार्यक्रम है इसमें वो है, ये सभी कार्यक्रम ग्रामीण विकास से ही संबंधित हैं। IRDP, ट्राइसेम, NREP। देखिए इसमें जो ट्राइसेम है इसको बहुत पूछता है, इसकी डेट पूछता है। तो इसको आप ज़रूर से देख लेना, इसकी फुल फॉर्म और इसकी डेट दोनों ही पूछी जाती है ट्राइसेम की। और बाकी ये सभी हैं तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है 32 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में जनसंख्या का घनत्व उच्चतम है? तो जनसंख्या यानी पॉपुलेशन डेंसिटी है वो किस में सर्वाधिक है? 32 में आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 32 राइट आंसर बिहार। 2011 के अनुसार बिहार हो गया है, लेकिन 2001 के अनुसार पूछेगा तो पश्चिमी बंगाल था उसमें। लेकिन 2011 के अनुसार पूछा है तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बिहार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका सवाल कौन सा है? निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ये तो सीधा सा सवाल है, उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में ही है। नेक्स्ट है निम्न में से गलत युग्म को इंगित कीजिए। कन्नौज इत्र एवं तेल, मिर्जापुर कालीन, मुरादाबाद पीतल के बर्तन, आगरा चाकू एवं कैंची। तो 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगरा चाकू एवं कैंची के लिए फेमस नहीं है। तो चाकू और कैंची के लिए फेमस कौन सा शहर है? तो ये फेमस है आपके अलीगढ़ एवं मेरठ, कैंची और चाकू के लिए। और जो अलीगढ़ है वो ताला के लिए भी फेमस है। बाकी मुरादाबाद पीतल के बर्तनों के लिए, मिर्ज़ापुर कालीन के लिए है, और इत्र तेल है वो भी कन्नौज के लिए। कालीन है
दरिया कालीन ये भदोई भी है। नेक्स्ट है, भारत में किसमें आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? तो इनमें से किसने की थी? राइट आंसर 35 में हो जाएगा। तो इनकम टैक्स किसके द्वारा लगाया गया था पहली बार? 35 ऑप्शन सी जेम्स विल्सन। नेक्स्ट है, निम्न किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइट्रोकाइंड्रिया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सिंगरौली जल विद्युत परियोजना अवस्थित है? तो सिंगरौली और सिंगरैनी दो दो हैं, एक जैसे नाम लगते हैं, इनमें कन्फ्यूजन होता है। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा सिंगरौली। सिंगरौली है ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, तो इस पे ध्यान देना है, सिंगरौली उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? 38 का राइट आंसर हो जाएगा। 24 जनवरी को बालिका दिवस है वो मनाया जाता है। 24 जनवरी को क्यों मनाया जाता है बालिका दिवस? और ये पहली बार जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है उसकी पहल पर 2008 में मनाया गया था। तो 2008 से ये लगातार 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 21 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा कौन आसियान में भारत के पहले राजदूत हैं वो नियुक्त किए गए हैं? तो आसियान में पहले राजदूत हैं वो नियुक्त हुए हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। 39 का राइट आंसर हो जाएगा। जयंत एन खोबरगाड़े हैं ये पहले राजदूत हैं आसियान में, वो नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में एशिया सहयोग का की वार्ता की 17वीं मंत्रिस्तरीय बैठक वर्चुअल रूप से प्रारंभ हुई थी? 40 का राइट आंसर हो जाएगा। 21 जनवरी 2021 से। नेक्स्ट है, भारत में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी एनआईसी एवं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा संयुक्त रूप से कोलैब्स कैट सॉफ्टवेयर कब लॉन्च किया गया था? 41 का राइट आंसर हो जाएगा। 14 फरवरी 2021 को, ऑप्शन बी राइट आंसर, 14 फरवरी 2021। नेक्स्ट है, पुस्तक मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 के लेखक हैं? ये बुक है, कई एग्जाम में पूछी गई है। तो मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 के जो लेखक हैं, 42 का राइट आंसर हो जाएगा चांदमल कुमावत हैं ये इसके लेखक हैं। 42 राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, दिसंबर 2020 में चीन द्वारा लॉन्च किए गए रिमोट सेंसिंग उपग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस उपग्रह का नाम आयोज्ञान 33 है। इसे लॉन्ग मार्च 4 सी रॉकेट से लॉन्च किया गया था और यह रॉकेट ये रॉ यह लॉन्ग मार्च कैरियर रॉकेट की 357वीं उड़ान थी। तो यहाँ पे पूछा है कौन से सही हैं, देखते हैं। तो कौन से यहाँ पर सही हो जाएंगे? तो राइट आंसर आपका 43 में हो जाएगा, ऑप्शन डी। 1 और 2 3 तीनों ही बिल्कुल सही कथन है। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको संबंधित शब्दों को चुनना है। तो भीमकाय बोना, यानी भीमकाय का मतलब होता है बड़ा, बोना का मतलब छोटा है। तो यहाँ पे विलोम शब्द की तरह पूछे हैं। तो प्रतिभाशाली का उल्टा क्या हो जाएगा? 44 में राइट आंसर हो जाएगा जड़मती। जड़ माने बुद्धिहीन, और बुद्धिहीन जिसको एकदम लेमन लैंग्वेज में समझ सकते हैं। तो जड़ यानी जिसको कुछ नहीं आता, मति माने बुद्धि यानी जिसकी बुद्धि बिल्कुल जड़मती हो, तो उसको बोलते हैं जड़मती। राइट ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुल्डर को किस कोड में ZMSJBCP लिखा जाता है? तो ELK को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा? 45 में आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, CGI। अब इसमें सीरीज आपकी कैसे बन रही है 45 में? तो देखिए, इसमें जो सीरीज बन रही है आपकी, बी में 2 माइनस करना है तो आपका जेड आ रहा है, ओ में 2 माइनस करना है तो आपका एम आ रहा है। तो इसमें माइनस करना है आपको, 2 माइनस करते जाना है। तो ई में आप 2 माइनस करेंगे तो सी आ जाएगा, एल में आप 2 माइनस करेंगे तो आपका जे आ जाएगा, और के में आप 2 माइनस करेंगे तो आपका आई आ जाएगा। तो इस तरह इसमें -2 करके आपकी सीरीज है वो बन रही है। नेक्स्ट है 46, यहाँ पे जो विषम शब्द युग्म में है उसको चुनना है। अध्यापक, वकील, रसोइया और न्याय। तो यहाँ पर विषम युग्म शब्द है जो वो कौन सा है आपका? देखिए, अध्यापक, वकील, रसोइया ये करने वाले हैं, और जो न्याय है ये एक आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह है। तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, न्याय। नेक्स्ट है, टुडे का कोड है वो ये है, और बिफोर का कोड क्या हो जाएगा? तो 47 में यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? इसमें +1 +2 +1 +2 +1 ऐसे सीरीज चल रही है। तो टी में आप +1 कर रहे हैं तो यू हो रहा है, फिर ओ में आप +2 करेंगे तो आपका
क्यू हो जाएगा। तो ये वही काम आपको यहाँ पे भी करना है। बी में +1 करेंगे तो आपका सी हो जाएगा, और ई में आप +2 करेंगे तो आपका जी हो जाएगा। तो 47 में आपकी जो राइट आंसर है इसमें हो जाएगा 47 का ऑप्शन सी। तो इसमें +1 +2 +1 +2 ये सीरीज आपकी चल रही है। नेक्स्ट है आपका सवाल। 48, तो 48 में आपसे पूछा है एक विशिष्ट पर्व में 16 जून को शुक्रवार था, तो उसी वर्ष में जुलाई माह में पहला शुक्रवार किस तारीख को पड़ेगा। तो पहला शुक्रवार जो पड़ेगा जुलाई माह में वो पड़ेगा 7 को, 7 जुलाई को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन और निष्कर्ष से संबंधित सवाल है। विज्ञान के अध्यापक प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग नहीं करते। प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग कुछ इंजीनियरों द्वारा नहीं किया जाता है। तो निष्कर्ष क्या निकलेगा इसमें। पहला निष्कर्ष क्या दिया है, विज्ञान के सभी अध्यापक इंजीनियर होते हैं, सभी इंजीनियर प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो 49 में आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। न निष्कर्ष एक निकलता है और ना ही निष्कर्ष दो निकलता है। अब क्यों नहीं निकल रहा है देखते हैं। विज्ञान के अध्यापक प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, पहला कथन ये था। और यहाँ पे निष्कर्ष क्या है, विज्ञान के सभी अध्यापक इंजीनियर होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा। प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग कुछ इंजीनियरों द्वारा नहीं किया जाता, और यहाँ पे क्या लिखा है, सभी इंजीनियर प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग नहीं करते। तो इसीलिए यहाँ पर कोई निष्कर्ष है वो नहीं निकलता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 फरवरी 2021 को किसे विश्व व्यापार संगठन का नया महानिदेशक है चुना गया है। तो ये जो नए निदेशक हैं चुने गए हैं ये हैं नाइजीरिया के पूर्व वित्त मंत्री नागोजी ओकोंजी इविएला को विश्व व्यापार का 7वां महानिदेशक है वो चुना गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से सवाल ऐसे भी बन सकता है, इनका नाम दिया होगा और फिर पूछा जाएगा कि ये किस देश के हैं। तो ये नाइजीरिया के पूर्व वित्त मंत्री हैं। और ये कौन से नंबर के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं, तो 7वें नंबर के महानिदेशक हैं वो नियुक्त हुए हैं। डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई, तो डब्ल्यूटीओ गेट से डब्ल्यूटीओ में परिवर्तित हुआ था 1995 में। तो ये डब्ल्यूटीओ से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण सूचना थी। ट्रिप्स वगैरह हैं ये भी आपकी डब्ल्यूटीओ से ही संबंधित हैं। इन्हीं के थ्रू इंडिया में हर देश में जो डब्ल्यूटीओ का मेंबर है इन प्रोटोकॉल्स को यानी इस संधियों को रेटिफाई कर चुका है, तो अपने देश में कॉपीराइट और जो जीआई टैग है उनसे संबंधित कानून है वो बनाता है। तो उनसे रिलेटेड दो महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल हैं डब्ल्यूटीओ के, ट्रिप्स और ट्रिम्स। और इसी से संबंधित जो आपका वैक्सीन का जो एक विवाद चला है डब्ल्यूटीओ में अभी तक चल रहा है कि जो एक रणनीति होती है किसी दवा को बनाने की, उसमें कौन सॉल्ट यूज़ हुआ है उसको हम किसी दूसरे देश को दें या न दें या उसकी रॉयल्टी लें, तो उस पर ये काफ़ी विवाद चला है डब्ल्यूटीओ में, अभी तक चल रहा है वैक्सीन को लेकर। तो इसीलिए डब्ल्यूटीओ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ये आपके 16 टेस्ट हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, और बाकी के टेस्ट भी आपको मिलते रहेंगे। जल्दी आपके 20 हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आपको इस सीरीज़ से फ़ायदा मिल रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि अगर वीडियो अगर आप शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो उससे हमको मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और मॉक टेस्ट हैं वो लाते रहें। तो अभी घटना चक्र की टो सीरीज चल रही है, बाकी हम अपने खुद के मॉक टेस्ट हैं वो भी आपको करवाएंगे जो अपने संस्थान में चल रहे हैं। तो सारे पीडीएफ हैं आपको ग्रुप में मिलते रहेंगे, तो आप टेलीग्राम ग्रुप वो ज़रूर से ज्वाइन कर लें अगर आपको पीडीएफ चाहिए। और करंट अफेयर्स के एमसीक्यू भी वहाँ आपको मिलते रहते हैं, और करंट अफेयर्स की पीडीएफ है वो भी आपको वहाँ मिल जाती है। तो आप वो ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। बाकी जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट पेपर होने वाला है उसके लिए एसएसटी का मॉक टेस्ट है वो भी होता है हमारे चैनल पर, और इंग्लिश के लिए वीडियो हैं वो भी आती हैं। जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश है उनके लिए भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं आपके लिए आएंगे, 5-6 मॉक टेस्ट फुल लेंथ आपको मिल जाएंगे। तो आप जो लोग इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं उनको भी उनका लिंक भी ग्रुप का नीचे मिल जाएगा, तो आप उनको शेयर कर सकते हैं उस लिंक को। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।